अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। कल रात को ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फायरिंग का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यह हमला सिडनी के मशहूर बॉन्डाई बीच पर उस वक्त किया गया जब यहूदी कम्युनिटी के अफराद अपना मजहबी त्यौहार मना रहे थे। ये वाक़या बॉन्डाई बीच से मुत्तसिल आर्चर पार्क में पेश आया, जहाँ त्यौहार की मुनासबत से लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इतवार की शाम मकामी वक्त के मुताबिक 6:47 पर दो मुसल्लह अफराद ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में खौफ और हिरास फैल गया और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस हमले में अब तक एक 10 साला बच्ची और 2 पुलिस एहलकारों समेत कम से कम 15 अफराद जान से जा चुके हैं, जबकि 40 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों में से 5 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत और पुलिस हुक्काम के मुताबिक बॉन्डाई बीच हमले में मुलविस मुबैना हमलावर बाप और बेटा हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक 24 साला नवीद अकरम को जख्मी हालत में मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है, जो इस वक्त शदीद जख्मी हालत में सिडनी के एक अस्पताल में जेर इलाज है, जबकि दूसरे हमलावर की शनाख्त 50 साला साजिद अकरम के नाम से हुई है, जो नवीद अकरम का वालिद था। वो पुलिस की जवाबी फायरिंग के नतीजे में मौके पर ही हलाक हो गया। अहम बात यह है कि इस हमले के फ़ौरन बाद इसराइली मीडिया और मगरिब के इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहा पसंद अनासिर ने हमलावरों के मजहब और उनके आबाई मुल्क की बुनियाद पर इस्लाम और मुहाजिरीन के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। और इन्हीं खबरों की बुनियाद पर भारतीय मीडिया ने भी पाकिस्तान मुखालिफ और इस्लाम मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। हालांकि अब तक ना तो ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत और ना ही पुलिस हुक्काम ने हमलावरों के मजहब या इस बात की कोई बाज़ाब्ता तस्दीक की है कि उनका ताल्लुक़ किस मुल्क से था। अलबत्ता ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने यह ज़रूर वाज़ेह कर दिया है कि हमलावरों में से एक यानी बाप 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया गया था, जबकि उसका बेटा यानी दूसरा हमलावर ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ था और पैदाइश के हक़ के तहत वो ऑस्ट्रेलवी शहरी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले ये बात भी बताना ज़रूरी है कि जहाँ एक तरफ हमला आवरों के मज़हब की बुनियाद पर यह तासुर देने की कोशिश की गई कि उसका मुसलमान होना ही दहशतगर्दी की वजह है, तो वहीं दूसरी तरफ ये प्रोपेगेंडा करने वालों ने इस हकीकत को नज़रअंदाज किया कि इसी हमले के दौरान अपनी जान खतरे में डालकर कई अफराद की जानें बचाने वाला शख्स भी एक मुसलमान था और मुहाजिर था। 43 साला शामी मुहाजिर और फल बेचने वाले शख्स अहमद अल अहमद ने अपनी जान दाव पर लगाकर मुसल्ला हमलावर साजिद अकरम का सामना किया और उससे उसका राइफल छीन लिया, मगर बाद में दूसरे हमलावर की फायरिंग से वो शदीद ज़ख्मी हो गया और इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। और इस वाक़े की सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पार्किंग एरिया में मौजूद एक शख्स यानी अहमद अल अहमद एक मुसल्ला हमलावर की तरफ दौड़ते हैं, जिसके हाथ में एक लंबी राइफल होती है। अहमद अल अहमद हमलावर पर झपटते हैं, उससे राइफल छीन लेते हैं और फिर वही हथियार उसकी तरफ तान लेते हैं। हथियार से महरूम होने के बाद हमलावर अपना बैलेंस खो बैठता है और पीछे हटते हुए एक पुल की जानिब जाता दिखाई देता है, जहां दूसरा हमलावर मौजूद था। वीडियो के अख्तिताम पर अहमद अल अहमद राइफल को ज़मीन पर रखकर एक दरख्त के साथ रख देते हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने हमले के हवाले से होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को बताया कि अहमद अल अहमद ने अपनी जान को ख़तरे में डालकर हमलावर से बंदूक छीनी, जिसके नतीजे में वो खुद शदीद ज़ख्मी हो गए और इस वक्त अस्पताल में उनका ऑपरेशन किया जा रहा है। एंथनी अल्बानीज़ ने मज़ीद कहा कि दोनों हमलावरों के इक़दामात ऑस्ट्रेलियाई मुआशरे के तौर तरीक़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। हमले में अपनी जान दाव पर लगाने वाले शामी मुहाजिर अहमद अल अहमद कौन हैं और वो कब ऑस्ट्रेलिया आए थे, इस हवाले से अल जज़ीरा ने लिखा है कि 43 साला अहमद अल अहमद को फायरिंग के वाक़े में हमला आवर पर झपटने पर आलमी सतह पर हीरो करार दिया जा रहा है। अहमद के वालिदैन के मुताबिक उन्हें कंधे में 4 से 5 गोलियां लगी हैं, जिनमें से कई गोलियां अब भी उनके जिस्म में मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अहमद अल अहमद 2006 में शाम से ऑस्ट्रेलिया आए थे। उनकी पैदाइश शाम के सूबे इदलिब में हुई थी। वो ऑस्ट्रेलियाई शहरी हैं और पेशे के एतबार से फल फरोश हैं। उनके वालिदैन चंद माह पहले ही ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, जहां 19 साल बाद उनकी अहमद से पहली मुलाकात हुई। अहमद 2 बेटियों के वालिद हैं, जिनकी उम्रें 3 और 6 साल हैं। अहमद अल अहमद के वालिदैन के मुताबिक अहमद किसी को भी बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाते हैं, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पस मंज़र या मज़हब से हो। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इस हमले पर दुनिया भर के ममालिक का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। जहाँ दुनिया भर के ममालिक ने इस वाक़े की मजम्मत की है, वहीं इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत को इसका ज़िम्मेदार करार दे दिया है और कहा है कि मैंने अगस्त में ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर इस खदशे का इज़हार किया था। इसके अलावा नेतन्याहू ने हमले के दौरान अहमद अल अहमद की बहादुरी की भी तारीफ़ की है। इसी तरह अमरीकी सदर ट्रंप ने भी ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इस हमले की मजम्मत की और उन्होंने
बहादुरी का मुजाहरा करते हुए हमलावर का असलहा छीनने वाले अहमद का नाम लिए बगैर उनकी तारीफ भी की। इस सारे मंजरनामे में हमले के बाद ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम और मीडिया मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं। हुकूमती सतह पर इस वक्त हमलावरों से मुताल्लिक ज़्यादा तफसीलात फराहम नहीं की गई हैं। हुकूमत ने सिर्फ इतना बताया है कि हमलावर बाप बेटा थे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलियाई पुलिस कमिश्नर ने हमले की तफसीलात बताते हुए कहा कि हमलावर 2 थे और दोनों बाप बेटा थे, जिनमें से बाप मारा गया जबकि बेटा जख्मी है। There were 2 offenders involved in yesterday's incident. One is deceased. The second is in critical but stable condition in hospital at the moment. The offenders are a 50-year-old and 24-year-old male who are father and son. जबकि ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक एक सहाफ़ी के सवाल पर ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दाखिला टोनी बर्क ने हमलावर बाप और बेटे के बारे में बताया कि बेटा ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ और ऑस्ट्रेलियाई शहरी है, जबकि बाप 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया था, जो 2001 में पार्टनर वीज़ा में तब्दील हो गया और उसके बाद वो मुतादिद बार बैरून मुल्क सफ़र के बाद रेजिडेंट रिटर्न वीज़ा पर वापस ऑस्ट्रेलिया आया। इस दौरान सहाफ़ी ने पूछा कि क्या वो पाकिस्तान से था, जिस पर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस वक्त क्योंकि न्यू साउथ वेल्स पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसलिए मुझे सिर्फ वीज़ा की तारीख के बारे में बात करने की इजाज़त दी गई है, जो मैंने कर दी है। इस दौरान सहाफ़ी ये भी पूछते हैं कि हमलावर का बेटा पहली बार ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस की नज़र में कब और क्यों आया और क्या वो किसी दहशतगर्द गिरोह का हिस्सा था या किसी से मुंसलिक था। इस सवाल के जवाब में ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने कहा कि बेटा पहली बार अक्टूबर 2019 में सामने आया था। उसका जायज़ा इस बुनियाद पर लिया गया था कि क्योंकि उसका कुछ दूसरे अफराद से ताल्लुक़ था, लेकिन उस वक्त ये नतीजा निकाला गया कि उसकी तरफ से किसी ख़तरे या तशद्दुद में मुलविस होने का कोई सबूत मौजूद नहीं है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने आज ऑस्ट्रेलियाई चैनल ABC न्यूज़ को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये दोनों हमलावर किसी ग्रुप या सेल का हिस्सा थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुमकिन है कि आइंदा मज़ीद मालूमात सामने आएँ, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इन दोनों बाप बेटे ने अकेले ही कार्रवाई की थी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने यह भी बताया कि हमलावर बेटा इस वक्त कोमा में है। हुकूमती सतह पर तो फ़िलहाल महदूद मालूमात ही फराम की जा रही हैं। अलबत्ता ऑस्ट्रेलियाई मीडिया पर जो तफसीलात बताई जा रही हैं उनके मुताबिक 50 साला हमलावर का नाम साजिद अकरम है, जो हमले में मारा गया, जबकि उसके बेटे का नाम नवीद अकरम है, जो कि 24 साल का है और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म के मुताबिक वो इस वक्त कोमा में है। अब ना ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने और ना ही ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने हमलावरों के मज़हब का बताया और ना ही उनके आबाई मुल्क का नाम बताया, मगर हमले के चंद घंटों बाद सोशल मीडिया पर यह खबर गर्दिश करने लगी कि हमलावर पाकिस्तानी है। इसके बाद मगरबी इंतहा पसंद और इंतहाई दाएं बाजू के अनासिर ने इन खबरों को नफरत अंगेज़ अंदाज में आगे फैलाना शुरू कर दिया, जिनमें बरतानवी शहरी टॉमी रॉबिन्सन सर फहरिस्त हैं, जो अपने मुहाजिर मुखालिफ और इस्लाम मुखालिफ बयानिए की वजह से मशहूर हैं। टॉमी रॉबिन्सन ने इन झूठी खबरों को शेयर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद भारतीय मीडिया और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी इन खबरों को बगैर किसी तस्दीक के आगे फैलाना शुरू कर दिया। इस पूरे अमल से न सिर्फ झूठी खबरों का एक सिलसिला शुरू हो गया, बल्कि इससे मुबैना हमलावर के हम नाम बेगुनाह पाकिस्तानी स्टूडेंट नवीद अकरम की जान को भी खतरा लाहक हो गया, जिसके बाद उन्हें खुद मंजर-ए-आम पर आकर इस मामले से लाताल्लुक़ी जाहिर करनी पड़ी। मेरा नाम नवीद अकरम है और मैं सिडनी में रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज एक बड़ा टेरिबल इंसिडेंट हुआ है और बॉन्डाई बीच में एज पर मीडिया रिपोर्ट्स के वो जो शूटर था, वन ऑफ द शूटर, उसका नाम नवीद अकरम था और मेरा भी नाम नवीद अकरम है। तो इस चीज का फायदा उठा के कुछ ट्विटर पे कुछ अकाउंट्स ने मेरी फेसबुक से मेरी पिक्चर उठाई और उस पिक्चर को वो लोग रिलेट कर रहे हैं कि वो बंदा है। मोस्टली ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो मैंने चेक किया है, ये इंडियन अकाउंट्स के थ्रू हो रहा है और मैं सबको ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस प्रोपेगेंडे में ना आए और ये एक प्रोपेगेंडा है और अगर आप कोई ऐसी पोस्ट देखें तो उसको आप काइंडली रिपोर्ट भी करें और उस चीज़ को आगे फैलने से भी रोकें। सिर्फ यही नहीं, टॉमी रॉबिन्सन समेत दीगर इंतहा पसंद अकाउंट्स ने इस वाक़े की बुनियाद पर जहाँ एक तरफ मुसलमानों और इस्लाम को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं वो इस हमले में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों को बचाने वाले शख्स की मुस्लिम शनाख्त को छुपाते नजर आए। इसी तरह एक पोस्ट में जब टॉमी रॉबिन्सन ने हमलावर से असलहा छीनने वाले अहमद की तारीफ की, मगर अपनी पोस्ट में उनके मजहब और आबाई मुल्क का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, तो इस पर मारूफ बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन ने टॉमी रॉबिन्सन को जवाब देते हुए लिखा कि अहमद के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात ये हैं कि उनके ख़ानदान ने तस्दीक की है कि वो एक मुसलमान हैं जो शाम से मुहाजिर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया आए और अब वो ऑस्ट्रेलवी शहरी हैं। इस सारी सूरत हाल में जहाँ हमलावर की शनाख्त को लेकर पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, तो इस हवाले से जब आज वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने हमले की मजम्मत की और कहा कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से मुतासिर है।
प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत तो मुफाहमत और ईंट का जवाब पत्थर से ना देने की बात कर रही है, मगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और सूबाई क़यादत सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रही है और डी चौक पर एहतजाज का इंदिया दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कल कोहाट जलसे में खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान का जेल से हुक्म आ गया है, अगर हम इस दफ़ा जाएंगे तो या तो कफन में वापस आएंगे या आज़ादी लेकर आएंगे। आप लोग डी चौक कर रहे हैं। कुछ टाउट जो रात को मीडिया पर बैठते हैं वो हमें डराते हैं कि गोलियां चलाई जाएगी, गोलियां मारी जाएगी। डरते हो? मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान का जेल से पैगाम भी आ चुका है कि आजादी या मौत, आजादी या मौत। तो अगर हम इस दफा जाएंगे तो या कफन में वापस आएंगे और या आजादी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब भी उनकी तरफ से कॉल आएगी आप सबने तैयार रहना है और हमने मिलकर हकीकी आजादी इनसे छीन के लेनी है। ऐसे ही बयानात और ऐलानात इससे पहले साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी कई दफ़ा कर चुके हैं। इस दफा ये फैसला कुल जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। इस दफा पूरा पाकिस्तान निकले, एक ही दफा निकले और जान छुड़ाओ यार, चाहे कुछ भी हो जाए। इस दफा साल पर कफन बांध के निकलेंगे। कोहाट जलसे से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जुनैद अकबर ने कहा कि जिस दिन किसी ने गवर्नर राज की कोशिश की उस दिन आपने इंतजार नहीं करना, गवर्नर हाउस का घेराव करना है। जिस दिन किसी ने ये कोशिश की गवर्नर राज की तो आपने इंतजार नहीं करना। आप रात हो या दिन हो, आपने गवर्नर हाउस का घेराव करना है। सारे की पीस कैसे वहां पहुंचना है। ये सूबाई हुकूमत किसी ने हमें खैरात में नहीं दी और सुहेल आफरीदी को सिर्फ आप इसलिए सपोर्ट नहीं करते कि ये इमरान खान ने दिया। सुहेल आफरीदी को हम इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वो मिडिल लोअर क्लास का चीफ मिनिस्टर है और अगर उसको गिराने की किसी ने कोशिश की, चाहे हम में से अंदर हो या बाहर हो, हम उसको जो है घर से निकलने नहीं देंगे। हम हर हालत में अपनी सूबाई हुकूमत, अपने चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगे। आपने किसी के प्रोपेगेंडे में नहीं आना। तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत जारहाना बयानात दे रही है। साथ ही इमरान खान की बहन अलीमा खान ने एक बार फिर अडियाला जेल जाने और मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर धरना देने का ऐलान कर दिया है। अलीमा खान ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल फिर अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए जाएंगे, वहाँ बैठेंगे और वहाँ से नहीं उठेंगे। हमारी मुलाकात नहीं करवाते, पानी फेंक देते हैं, ये कुछ भी कर लें, हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। कल इमरान खान से मुलाकात का दिन है और आज एक बार फिर मामूल के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने इमरान खान से मुलाकात करने वाले नामों की फहरिस्त जारी कर दी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार के मुताबिक PTI 6 बुकला रहनुमाओं की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भेज दी है। फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर खान, सलमान अकरम राजा, नईम पंजोता, फताउल्लाह बरकी, नादिया खटक और शमसा कियानी के नाम शामिल हैं। बुकला रहनुमा इमरान खान की बहनें और बुशरा बीबी की फैमिली भी मुलाकात के लिए कल अडियाला जेल जाएंगे। हुकूमत पहले ही वादे कर चुकी है कि मुलाकात का 1% भी इम्कान नहीं है। इससे पहले जब इमरान खान की बहनें गुज़िश्ता हफ्ते मुलाकात के लिए गईं तो मुलाकात नहीं होने दी गई और फिर जब उन्होंने एहतजाजी धरना दिया तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए धरना ख़त्म करा दिया। अब एक बार फिर अलीमा खान ने कल अडियाला जेल जाने और फिर वहीं पर बैठने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ मुसलसल इख्तिलाफात का शिकार है। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत जारहाना तर्ज अमल इख्तियार किए हुए है और एहतजाज की बात कर रही है, जबकि दूसरी तरफ मरकज़ी क़यादत मुफाहिमाना और मुसालिहाना तर्ज अमल इख्तियार किए हुए है। तहरीक इंसाफ की नई पॉलिटिकल कमेटी के हवाले से भी इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ बार इलेक्शन के मामले पर भी PTI को इख्तिलाफ सामना है। 13 दिसंबर को मुल्क भर में पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन हुआ। हुकूमत के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट ग्रुप ने 23 में से 15 नशिस्तें जीतकर वाज़े बरतरी हासिल कर ली है। साफ़ी असनात मलिक की खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट ग्रुप ने पाकिस्तान बार काउंसिल में अपनी पोजीशन मुस्तहकम करते हुए आइंदा 5 साल के लिए अक्सरियत हासिल कर ली है। ये इंतखाब इदारा जाती और सियासी सतह पर दूररस असरात का हामिल समझा जा रहा है। पाकिस्तान बार काउंसिल की मजमूई 23 नशिस्तों में से इंडिपेंडेंट ग्रुप ने पंजाब से 8, सिंध से 4, खैबर पख्तूनख्वा से 2 और इस्लामाबाद से 1 नशिस्त जीतकर अपनी देरीना अक्सरियत बरकरार रखी है। साफ़ी असनात मलिक के मुताबिक इंतखाबी अमल इसलिए भी खास तवज्जो का मरकज़ बना क्योंकि अहम सियासी और कानूनी शख्सियात ने इसमें बराह रास्त हिस्सा लिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा दोनों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया और पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन मुंतखब हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 5 अरकान भी पाकिस्तान बार काउंसिल के लिए मुंतखब हुए हैं। पीपल्स पार्टी के मुमताज़ माहिर कानून फारूक एच नाइक ने भी काउंसिल की नशिस्त जीत ली है। इंडिपेंडेंट ग्रुप, जिसे हुकूमत का हिमायत याफ्ता ब्लॉक समझा जाता है, 2010 से
पाकिस्तान बार काउंसिल में अक्सरियत में रहा है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान बार काउंसिल के अरकान की अक्सरियत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए अपने नुमाइंदे नामजद करती है, जो जजेस की तकरीरी का आईनी इदारा है। इंडिपेंडेंट ग्रुप माजी में बिलखुसूस हाई कोर्ट समेत आला अदलिया में जजों की तकरीरी के अमल पर नुमायां असर व सूख रखता रहा है और उसकी हालिया कामयाबी इस हैसियत को मजीद मजबूत बना सकती है। हसनात मलिक की खबर के मुताबिक PTI का हिमायत याफ्ता और 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम का सख्त नाक़िद प्रोफेशनल ग्रुप पाकिस्तान बार काउंसिल के इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रहा। अगरचे इस ग्रुप ने सूबाई बार काउंसिलों के इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन यह रफ्तार कौमी सतह पर कामयाबी में तब्दील ना हो सकी। इसके अलावा इमरान खान को जेल में कैद तन्हाई में रखने पर अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा एलिस जिल एडवर्ड्स का बयान सामने आया है। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा बराए तशद्दुद एलिस जिल एडवर्ड्स ने हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर इंसानी और गैर महज़िबाना हिरासत के खात्मे के लिए फौरी और मौसर इक़दाम उठाए। उन्होंने खबरदार किया कि यह हालात तशद्दुद और दीगर गैर इंसानी या तौहीन आमेज़ सलूक के ज़मरे में आ सकते हैं। मैं पाकिस्तानी हुक्काम से मुतालबा करती हूँ कि इमरान खान की हिरासत के हालात को मुकम्मल तौर पर बैनुल अक़वामी उसूलों और मयारात के मुताबिक बनाया जाए। 26 सितंबर 2023 को रावलपिंडी की अडियाला जेल मुंतकिल किए जाने के बाद से इतलात के मुताबिक इमरान खान को तवील दौरानियों के लिए कैद तन्हाई में रखा गया है, जहां उन्हें 23 घंटों तक एक ही कमरे में कैद रखा गया है और बैरूनी दुनिया से उनका राब्ता इंतहाई महदूद है। एलिस जिल एडवर्ड्स ने मजीद कहा कि इतलात के मुताबिक उनकी मुसलसल कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। तवील या गैर मुय्यना मुद्दत की कैद तन्हाई बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के कानून के तहत ममनू है और जब इसका दौरानिया 15 दिन से ज़्यादा हो जाए तो ये नफ्सियाती तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर लेती है। एलिस जिल एडवर्ड्स ने कहा है कि इमरान खान की कैद तन्हाई फौरी तौर पर ख़त्म होनी चाहिए। ये ना सिर्फ एक गैर कानूनी इक़दाम है बल्कि तवील कैद तन्हाई उनकी जिस्मानी और जहनी सेहत पर निहायत मुज़र असरात मुरत्तिब कर सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज़ादी से महरूम हर शख्स के साथ इंसानियत पर मबनी बावकार सलूक होना चाहिए। कैद के हालात कैदी की उम्र और सेहत के मुताबिक होने चाहिए, जिनमें सोने के मुनासिब इंतजामात, मौसमी असरात से तहफ़्फ़ुज़, मुनासिब गुंजाइश, रोशनी, हरारत और हवा की वेंटिलेशन शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा ने इमरान खान की सूरत हाल को हुकूमत पाकिस्तान के साथ उठाया है और वो इस मामले में आइंदा पेशरफ्त पर नज़र रखेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा के बयान पर तहरीक इंसाफ ने भी रद्द-ए-अमल दिया है और तशवीश का इजहार किया है। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब। तारर साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। तारर साहब, अब एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से वाज़े किया गया है, वज़ीर आला ने कहा है कि इमरान खान का जेल से पैगाम आ चुका है, आज़ादी या मौत। इस दफ़ा जाएंगे तो या तो आज़ादी लेकर आएंगे या कफन में वापस आएंगे। जब भी कॉल आएगी तैयार रहना, हमने मिलकर हकीकी आज़ादी छीननी है। नाउ क्या हुकूमत इंतज़ार करेगी कि सूरत हाल उस हद तक जाए, या अभी जो पार्टी की सीनियर क़यादत है जो इतना जारहाना रवैया नहीं इख्तियार किए हुए है उसको इंगेज करेगी? देखिए, ये ओवर हाइप बयान आते हैं और वो उर्दू की मिसाल है कि कसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये वो वाली बात है। यानी अगर ये इतना दम होता और ये कफन और हम बत आखिरी कॉल, ये तो देखे ना, पिछले वज़ीर आला भी यही बातें करते थे, ये भी यही बातें कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि जो इन्होंने जलसे किए हैं KPK के अंदर, पिशावर का जलसा हो, कल का जलसा हो, क्या लाखों बंदा आ गया उसके अंदर? और देखिए शाहजेब साहब, लेट्स बी फेयर, आप इनकी गवर्नमेंट, इनके रिसोर्सेज, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी पुलिस, कोई रोक टोक नहीं, उसके बावजूद ये छोटे छोटे जो मजमे कर रहे हैं, क्या वजह है कि लोग इनकी कॉल पे नहीं निकल रहे? बिकॉज पीपल हैव लॉस्ट होप। इनका जो सपोर्टर था वो घर बैठ गया है बिकॉज उसको पता है कि कोई आगे डेड एंड है। एक पार्टी क्या कर सकती है? IMF को लेटर लिख सकती है, लिख दिए। 9 मई को डिफेंस के हमारे इदारों पे हमले कर सकती, कर दिए, और आखिरी हद तक चले गए। गालम गलोज कर सकते थे, कर ली। अब तो बंद गली है, डेड एंड है। वेयर टू फ्रॉम हियर? देयर इज नो वे आउट। ये तो फंस गए हुए हैं। और देखिए बात ये है, ये जो नाकाम जलसे हो रहे हैं, इनसे लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, तो ये सियासी बयानात की हद तक बहुत अच्छा लगता है। फाइनल कॉल है और हम घर नहीं जाएंगे और कफन बांध के आ रहे हैं। ये तो कई दफा हमने देखा है ना ये ड्रामा। मगर तार साहब, क्या हुकूमत चाहेगी कि सूरत हाल वहीं, मगर हुकूमत चाहेगी कि सूरत हाल वहीं तक जाए? जब 26 नवंबर हुआ उसके ज़ाहिर उससे पहले फिर एक अनसर्टेनिटी आ जाती है। हुकूमत चाहेगी कि सूरत हाल उस तक जाए क्योंकि हुकूमत का ये कॉन्फिडेंस हो गया है कि लोग नहीं निकाल पाएंगे, लोगों को नहीं ला पाएंगे, या फिर हुकूमत इंगेजमेंट की तरफ जाएगी? एक सियासी पार्टी है ना आप, तो आप इंगेज करने की कोशिश करेंगे उन लोगों को जो कि सेन एलिमेंट्स हैं, या फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जी ने मैंडेट दिया हुआ है इमरान खान साहब ने, अचकज़ई साहब हो? देखिए दो बातें हैं।
पहली बात तो यह है कि कोई भी बातचीत हो उसके लिए कानूनी हदूद के अंदर रहना ज़रूरी है। जमाते इस्लामी जलसा करती है पिंडी में, कराची में, लाहौर में। अभी मीनार पाकिस्तान में बहुत बड़ा जलसा किया, एक पत्ता नहीं टूटा, एक वो बल्कि उस ग्राउंड को ओरिजिनल से बेहतर हालत में छोड़ के जाते हैं। ये लोग देखें ना इनके पास लोग हैं, ना नज़्मो ज़ब्त है, ना चेन ऑफ कमांड है। आप मुझे बताएं कि इनकी पार्टी में कौन किससे बात कर रही है? एक दूसरे से बात नहीं करते। वो जो बुशरा बीबी का ग्रुप है वो अलीमा बाजी के खिलाफ है, अलीमा का ग्रुप बुशरा के खिलाफ है। और देखिए, अगर लेट सपोज इन्होंने कोई बंदे नॉमिनेट कर भी दिए हैं, उनके पास क्या मैंडेट है? पहले ये कई दफ़ा हो चुका कि बंदे को नॉमिनेट किया है और 2 दिन बाद कहा जी हमारा नुमाइंदा ही नहीं है ये। और देखिए, ये जो इनकी डिमांड है जेल वाली भी, हमने तो ये कहा है कि उज़्मा साहिबा की मुलाकात इसलिए कराई थी कि उन्होंने खिलाफ वर्जी नहीं की थी। जेल की मुलाकात के प्री रेक्विजिट्स हैं कि आपने मुलाकात करनी है, आप वेल बीइंग पूछेंगे, कैदी की हाल चाल पूछेंगे, लीगल मामला डिस्कस करेंगे। ये नहीं होता कि बाहर निकल के स्टेट इंस्टीट्यूशंस को गालियां दें, बाहर निकल के मुल्क के दिफा पे आप सवालात उठाएं और उसको कमज़ोर करने की कोशिश करें, बाहर निकल के सियासी गुफ्तगू करें। तो देखिए, मैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी वकील रहे मियाँ नवाज शरीफ के, जब वो कैद में थे, एक दिन आके बाहर सियासी गुफ्तगू नहीं की, वो केसेस पे तवज्जो देते थे। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये लीगल पहलुओं को देखते नहीं हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, बंदों की स्ट्रेंथ इनके पास है नहीं, और कहते हैं बातचीत करें। तो बातचीत करें तो किससे करें और किस बात पे करें? मगर अब इसमें मसला ये है कि तो फिर हुकूमत तो कह चुकी कि मिलने भी नहीं देंगे। अलीमा खान साहिबा ने आज दोबारा कहा है कि कल नहीं मिलने दिया, मुलाकात का दिन है तो हम कल फिर धरना देंगे। तो फिर कल वही सूरत हाल होगी, वही वाटर कैनन का इस्तेमाल होगा। देखिए, वाटर कैनन भी मैं समझता हूं कि क्या इस्तेमाल हुआ, मतलब वो इनका एक MNA है शायद खटक साहब, आई विश हिम वेल, अल्लाह सेहत दे उनको। वो अभी वाटर कैनन चला नहीं था, वो भाग पड़े और गिर गए किसी डिच के अंदर, एंड यू नो ही ब्रोक हिज लेग, अल्लाह ताला सेहत दे। बट पॉइंट ये है कि ये तो बातें इतनी बड़ी बड़ी करना, एजिटेशनल पॉलिटिक्स, और बंदे इनसे इकट्ठे होते नहीं है। पहले नाके को ये अबूर नहीं कर सके। हम भी ऑपोजिशन में रहे हैं, हमने भी ये हालात देखे हैं। हमें तो चले फिर भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे। यहाँ तो 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस है, यहाँ पे IMF को लेटर लिखे हुए हैं, यहाँ पे 9 मई के हमले किए हुए हैं, मुल्क के साथ खुली दुश्मनी की हुई है। तो देखिए, जेल की मुलाकात तो किसी सूरत भी, ये जो गैर कानूनी इन्होंने काम किया है, हम अलाउ कर रहे थे कि जी चलें लॉ के अंदर, जेल मैनुअल के अंदर इजाज़त है, जो खिलाफ वर्जी करता गया उस पर क्रॉस लगता गया है। तो अब कैसे मुलाकात करेंगे? ये नहीं हो सकता। कल को कोई और कैदी आए, उसके जो है वर्सा, वो बाहर कोई बहुत हंगामा कर दें और वो कहेंगे जी क्योंकि इनको भी अलाउ किया था हमें भी करें। तो ये मुल्क में ट्रेंड बन जाएगा कि जो आएगा वो बदमाशी करेगा बाहर। और देखिए, मैं आपको मतलब मगर मसला ये है कि उन्हें गैर कानूनी और गैर इंसानी, मतलब मसला ये ना कि पाकिस्तान की दुनिया भर में ये बात हो रही है अब, और अक़वाम मुत्तहिदा की जो खुसूसी नुमाइंदा हैं एलिस जिल एडवर्ड्स, उन्होंने तो हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया है कि गैर इंसानी और गैर महज़बाना हिरासत का खात्मा करे। जहाँ 23 घंटों तक एक ही कमरे में कैद रखा जाता है इमरान खान को। इसके अलावा गैर मुय्यना मुद्दत की कैद तन्हाई बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के कानून के तहत ममनू है, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। अब अक़वाम मुत्तहिदा की स्पेशल नुमाइंदा तक ये बात पहुँच गई है। अगर वो ये कह रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबरें तो नहीं है ये। देखिए, ये कोई यूनाइटेड नेशंस की सेक्रेटरी जनरल का बयान नहीं है, ना ये सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट है। बिल्कुल ठीक है, उनकी डिफरेंट बॉडीज होती हैं, वो रिपोर्ट्स बनाती रहती हैं बेस्ड ऑन लॉबिंग फर्म्स, बेस्ड ऑन जो उनको मालूमात जाती हैं। मैं आपको हकीकत बताऊं, एक ऐसा कैदी जो सुबह चिया सीड्स और ओट मील खाता हो, जिसका सुबह का नाश्ता एक गरीब आदमी के 4 दिन के खाने के बराबर हो, उसके पास ट्रेडमिल हो, उसके पास वेट्स हो, उसके पास पेंट्री हो, किचन हो, वॉकिंग गैलरी हो, ऑर्गेनिक चिकन अवेलेबल हो, वो सुबह ऑर्डर देता हो इतना बड़ा और वो ऑर्डर उसको सामने पेश कर दिया जाता हो। इस तरह की कौन सी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है? मतलब अगर ऐसा है तो जो अली जफर साहब ने कहा है कि कमेटी भेज दीजिए ना, आपके भी अराकीन हो, उनके भी अराकीन हो, जाकर देख लें जितनी सहूलियात आप बताते हैं। इमरान खान साहब खुद बता दें कि उन्हें किन हालात में रखा गया है, सॉलिटरी में है नहीं है, कितनी आज़ादी है उन्हें चहल पहल की, रोशनी कितनी मिलती है दिन की। नहीं, ये तो 5 स्टार फैसिलिटीज है ना। देखिए, बात ये है, हम क्यों इनकी डिमांड पूरी करें? मेगा करप्शन है 190 मिलियन पाउंड की, और फिर विजिट भी कराएं। भाई किस बात का? आपने तस्वीरें देखी, पूरे चैनल ने चलाई, वो बाइसिकल उसमें दिखाई गई, उसमें पेंट्री दिखाई गई। वहाँ तो इनके पास जो वॉकिंग गैलरी भी अवेलेबल है, वो तकरीबन 5-6 सेल मिलाएं तो वो वॉकिंग गैलरी बनती है, और वो 1.5 घंटा रोज ट्रेडमिल करते हैं कम अज कम।
तो देखिए ये फैसिलिटीज जो इनको अवेलेबल हैं और जो तासुर वेस्ट में दिया जा रहा है, तो फिर अच्छा मसले कैद तो फिर कैद होती है ना। अगर किसी इंसान को आप 5 स्टार होटल में तमाम फैसिलिटीज के साथ भी कह दें कि आप उस होटल से नहीं निकल सकते और किसी से मिल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, आप मुकम्मल तौर पर सॉलिटरी में रहेंगे, तो वही उसका भी 3 दिन बाद बुरा हाल हो जाएगा। तो उन्हें अगर बात नहीं करने की इजाजत दी जा रही है, मिलने की नहीं इजाजत दी जा रही है, नहीं बुरा हाल क्या होना है? बुरा हाल तो मुल्क के लोगों का किया है। इनके जो 190 बिलियन पाउंड का केस है मेगा करप्शन का, जिसमें ये अंदर हैं, जो अरबों रुपया स्टेट का इन्होंने खाया उसमें और माफ किया और फिर एक शैम ट्रस्ट बनाया, उसका लीगल जवाब आज तक आया है। मेगा करप्शन का आप स्कैंडल करें, उसके बाद कहीं कैद भी ना किया जाए, तो फिर सारे मुल्क के डकैतों को और सारे कातलों को छोड़ देना चाहिए। अगर ये बात है, कैद के उसूलों को फॉलो किया जाए, सियासी तौर पे तो नहीं गए हैं, अदालती फैसले पर नहीं, अदालती फैसले के नतीजे में जो कैद हुई है उस पर बात हो रही। हाँ, आई टोटली एग्री जी। देखिए कैद के असूल क्या हैं? सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, एंटी स्टेट गुफ्तगू नहीं होगी, लीगल मामला डिस्कस होंगे, कैदी की वेलबींग डिस्कस होगी। जो मुलाकातें कराई जाती थी वो जेल मैनुअल के मुताबिक थी। जेल मैनुअल की जब खिलाफ वर्जी हुई है, मुलाकातें बंद होगी। ये खिलाफ वर्जी करना छोड़ दें, जेल मैनुअल को एक्सेप्ट कर लें। और ये जब आते हैं स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे हमला करते हैं, ये जब आते हैं सियासी गुफ्तगू करते हैं। और देखिए ये एक हाइप इतनी इस इशू पे, मैं समझता हूँ ये एक इररेलेवेंट इशू है। जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी कोई भी करेगा, मुलाकात बंद होगी। आप जेल मैनुअल के साथ अबाइड करेंगे, मुलाकात हो जाएगी। एक और दावा हार्ड एंड फास्ट जिस तरह इन्होंने एक और का मसला बना लिया। एक और बात जो हुकूमत की तरफ से कही गई थी वो ये कि गवर्नर राज पर गौर हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। अब तहरीक इंसाफ की तरफ से कोहाट जलसे में कहा गया कि गवर्नर राज लगा तो गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। सुहेल आफरीदी को अगर गिराने की कोशिश की तो हमारे अंदर से हो या बाहर से हो, उसे घर से नहीं निकलने देंगे। हर हालत में अपनी सूबाई हुकूमत और चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगे। क्या अभी भी वफाकी हुकूमत गौर कर रही है इस मामले पर? देखिए गवर्नर राज हमेशा एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है। आइन में जिसकी गुंजाइश है, आइन में ये एक प्रोविजन है और वो हर हुकूमत को अवेलेबल होती है। गवर्नर राज की नौबत तब आती है जब गवर्नेंस के गैप्स इतने बढ़ जाएं और सूबे के मामलात बिल्कुल बस से बाहर हो जाए और हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम रहे और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी पैदा हो जाए। बिल्कुल गवर्नेंस के गैप्स हैं, मगर मैं समझता हूँ कि सुहेल आफरीदी साहब ने अब आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो देना शुरू की है कि वो मीटिंग्स में भी आते हैं। जो NFC वाला इजलास हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर ने चेयर किया, उसमें तशरीफ़ लाए, उनके बिहेवियर में एक चेंज है। तो देखिए अगर वो आ रहे हैं, सूबे की बात कर रहे हैं, तो लेट्स सी आगे मामलात कैसे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमेशा हर हुकूमत को ये ऑप्शन अवेलेबल होती है, मगर ये इसलिए एक्सरसाइज करना बंद नहीं होगी कि जिन्होंने घिराव की धमकी दे दी है। इनकी पब्लिक पावर तो हमने देख ली, वो चाहे पेशावर का जलसा हो, चाहे कोहाट का जलसा हो, कि लोगों ने एंटी फौज बयानी को मुस्तरद कर दिया, लोग नहीं जा रहे इनके जलसों पे। और इनकी गवर्नमेंट होने के बावजूद, रिसोर्सेज होने के बावजूद, एडमिनिस्ट्रेशन होने के बावजूद इनसे लोग नहीं निकाले जा रहे। तो ये घिराव जो मर्जी धमकी देते रहे, धमकी पे इसका फैसला नहीं होना, इसका फैसला गवर्नेंस के गैप्स को देखते हुए होना है। और अब क्योंकि थोड़ी सी जरा सीरियसनेस आई है और सुहेल आफरीदी अब मीटिंग्स में आ रहे हैं, तो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। बहुत शुक्रिया तारा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमने तहरीक प्रोग्राम में आने की दावत दी, वो नहीं आए। मईशत के हवाले से आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.5% की कमी करते हुए शरह सूद 10.5% कर दी है। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, मईशत, फिस्कल और करंट अकाउंट बैलेंस के हवाले से तफसीली तज्जिया भी पेश किया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिया के मुताबिक कमेटी ने नोट किया कि जुलाई से नवंबर के दरमियान महंगाई 5 से 7% की टारगेट रेंज के दरमियान रही। ताहम कोर इन्फ्लेशन अपनी जगह पर कायम है। ताहम पाकिस्तान में महंगाई के आउटलुक में कोई तब्दीली नहीं आई है, जिसकी वजह दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस का निस्बतन कम रहना और मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस की वजह से महंगाई की तवक्कात का कंट्रोल में रहना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के असेसमेंट के मुताबिक मुआशी सरगर्मियों में मुसलसल बेहतरी आ रही है, जिसकी वजह हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी है, जिनमें इस माली साल की पहली सहमाही में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में तवक्कात से ज़्यादा इजाफा शामिल है। मगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह भी नोट किया है कि बैनुल-अक़वामी माहौल अब भी चैलेंजिंग है, खासतौर पर बरामदात के लिए, और इसके मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक पर असरात पड़ सकते हैं। इस पस मंज़र में कीमतों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह महसूस किया कि मुआशी तरक्की को सपोर्ट करने के लिए शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है। कमेटी ने गुज़िश्ता मीटिंग के बाद इन अहम डेवलपमेंट्स को नोट किया है। पहली ये कि 2024-25 के लेबर सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी में 2020-21 के बाद से इजाफा हो रहा है। हालांकि गुज़िश्ता सर्वे के मुकाबले में रोजगार में इजाफा हुआ।
दूसरी डेवलपमेंट ये कि बड़े कर्जों की अदायगियों के बावजूद स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल बढ़ रहे हैं और IMF से 1.2 अरब डॉलर्स की किस्त मिलने के बाद 15.8 अरब डॉलर्स पर पहुंच गए हैं। तीसरी डेवलपमेंट ये कि हालिया SBP IBA सर्वे के मुताबिक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में बेहतरी आई है, ताहम बिजनेस कॉन्फिडेंस मस्बत तो है मगर उसमें कुछ कमी आई है। चौथी डेवलपमेंट ये कि स्टेट बैंक की तरफ से बड़े मुनाफे की वफाकी हुकूमत को मुंतकली के बाद इस माली साल की पहली सहमाई में प्राइमरी और टोटल फिस्कल सरप्लस रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा ग्लोबल इन्वायरमेंट में कमोडिटी प्राइसेस तो कम रही मगर टैरिफ से मुतालिक मामलात और चैलेंजिंग फाइनेंशियल हालात अपनी जगह मौजूद हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिये के मुताबिक इन हालात को मद्देनजर रखते हुए कमेटी ने यह नोट किया कि पाकिस्तान में शरह सूद पॉजिटिव है, जिससे मीडियम टर्म में महंगाई को 5 से 7% के टारगेट में रखने में मदद मिलेगी और पायदार तरक्की में मदद मिलेगी। इस तनाजुर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस बात पर दोबारा जोर देती है कि कोऑर्डिनेटेड एंड प्रूडेंट मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज का तसलसल बरकरार रखा जाए, साथ ही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाएं ताकि मईशत ज़्यादा और पायदार मुआशी तरक्की की तरफ गामजन हो सके। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिये के मुताबिक इस माली साल की पहली सहमाई में गाड़ियों, फर्टिलाइजर्स और सीमेंट की फरोख्त और मशीनरी की इम्पोर्ट, ये तमाम अवामिल इंडस्ट्री के लिए मस्बत आउटलुक का इशारा है, मगर इसके साथ साथ एक्सपोर्ट इन्वायरमेंट में जो चैलेंजेस हैं उससे इंडस्ट्रियल आउटलुक के लिए खतरा पैदा हो सकते हैं। एग्रीकल्चर के हवाले से डेटा गुज़िश्ता असेसमेंट को सपोर्ट करता है और गंदम की पैदावार टारगेट से ज़्यादा रहने की तवक्को है। इन अवामिल से सर्विसेज सेक्टर में भी बेहतरी की तवक्को है और इस माली साल में तरक्की की शरह 3.25 से 4.25% रहने की उम्मीद है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने करंट अकाउंट पर तबसरा करते हुए लिखा है कि जुलाई से अक्टूबर तक करंट अकाउंट खसारा 0.7 अरब डॉलर्स रहा, जो कि कमेटी की तवक्कात के मुताबिक है। मुआशी सरगर्मियों के मुताबिक इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ और दूसरी तरफ तरसीलात ज़रबी मजबूत रहीं, ताहम एक्सपोर्ट्स दबाव में आ गईं, जिसकी बड़ी वजह पाकिस्तान की फूड एक्सपोर्ट्स, खासतौर पर चावल की एक्सपोर्ट्स में बड़ी कमी है। फाइनेंसिंग साइड पर देखा जाए तो नेट इन्फ्लोस कम रहे, मगर इसके बावजूद दिसंबर 2025 में स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर 15.5 अरब डॉलर्स तक पहुंच गए हैं, जिसकी बड़ी वजह स्टेट बैंक की तरफ से मार्केट से डॉलर्स की खरीदारी है। इस पूरे माली साल में करंट अकाउंट खसारा 0 से 1% की टारगेट रेंज में ही रहेगा और प्लान्ड ऑफिशियल इन्फ्लोस के बाद स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर जून 2026 तक 17.8 अरब डॉलर्स तक पहुंचने की तवक्को है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फिस्कल सेक्टर पर तबसरा करते हुए लिखा है कि इस माली साल की पहली सहमाई में स्टेट बैंक की तरफ से बड़े मुनाफे के ट्रांसफर के बाद प्राइमरी और ओवरऑल सरप्लस तो रिकॉर्ड किया गया, मगर FBR की कलेक्शन में बड़ी सुस्ती देखी गई, जो कि जुलाई से नवंबर तक 10.6% रही, जिसका मतलब है कि पूरे साल का टारगेट पूरा करने के लिए FBR को अगले 7 माह में टैक्स कलेक्शन में बहुत तेज़ी दिखाने की ज़रूरत है, जबकि सूद की अदायगियाँ बजट में तय किए गए टारगेट से कम रहेंगी, जिससे फिस्कल खसारा कम करने में मदद मिल सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, खासतौर पर टैक्स बेस को वसी करना, नुकसान करने वाले सरकारी इदारों को प्राइवेटाइज करना, फिस्कल बफर्स को मजबूत करने के साथ साथ पब्लिक इन्वेस्टमेंट और सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट के लिए स्पेस पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब। मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाउ ज़ाहिर दोनों तरफ से राय हैं। एक राय ये थी कि स्टेट बैंक को शरह सूद में कमी नहीं करनी चाहिए, करेंसी पर प्रेशर आ जाएगा और इस वक्त जो है अचानक इंपोर्ट्स का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जो पहले से ही नज़र आ रहा है। दूसरी राय ये कि ज़्यादा कमी की जाए ताकि जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो बेहतर हो, इंडस्ट्री का पहिया चलना शुरू हो और हुकूमत की अपनी जो सूद की अदायगियां हैं वो और ज़्यादा कम हो और हुकूमत को फिस्कल स्पेस मिले। आपके ख्याल में दुरुस्त फैसला है स्टेट बैंक का या गलत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब भाई। देखिए, ये फैसला तो तवक्कुआत के बरक्स है, क्योंकि जो पोल्स हुए थे, हमने भी क्या था, दूसरों ने भी क्या था, उसमें मेजॉरिटी कह रही थी कि इंटरेस्ट रेट में कमी नहीं होगी और सेंट्रल बैंक अपना कॉशियस स्टांस जारी रखेगा, मगर 30% ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे कि कमी हो सकती है। मेरे पर्सनल ख्याल में ये कोई बुरा फैसला नहीं है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ये समझता है कि फ्लड्स के बाद इन्फ्लेशन जो है 5 से 7% बरकरार रहेगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइस तेजी से गिर रही हैं। जो ऑयल की कीमत है वो अमेरिका में $57 हो गई है और बज़ाहिर लग रहा है कि वो नीचे ही रहेंगी। इसके अलावा 2-3 और भी फैक्टर है मेरे ख्याल में जिसने फोर्स किया है कमेटी को अपना फैसले को कम करने का फैसले पर। वो है कि IMF का रिव्यू, 2 रिव्यू बहुत अच्छे हो गए और तीसरा रिव्यू 6 माह के बाद है, तो अब IMF का भी कोई प्रेशर नहीं होगा। दूसरी जानिब FX रिजर्व जो है वो तवक्कुआ से तेजी से बढ़ रहे हैं और रुपये भी स्टेबल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इंटरनेशनल रेट्स हैं जैसे फेड के रेट हैं वो भी कट हो रहे हैं। तो जो अक्सर फेयर रहता है कि हमने अगर इंटरेस्ट रेट काटे तो लोग डॉलर खरीदना
करना शुरू कर देंगे, मगर डॉलर का भी रिटर्न जो है वो कम हो गया है। तो आई थिंक ये सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से तवक्कुआत के बरक्स सेंट्रल बैंक ने आज सूद में कटौती की है। साहब, और स्टेट बैंक के गवर्नर 12 कह चुके हैं कि वो नहीं चाहते माजी की मिस्टेक्स दोहराई जाएं। फाइनेंस मिनिस्टर भी यही कहते हैं, मगर अब हुकूमत ये भी कहती है कि जी हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, तरक्की के उस तरीके से नंबर्स तो नहीं नजर आ रहे। अगर स्टेट बैंक अभी भी 4.25% हायर साइड पर एक्सपेक्ट कर रहा है, मगर इंपोर्ट्स जरूर बढ़ती नजर आ रही हैं। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है, कॉशियस होना चाहिए? अब देखिए, सेंट्रल बैंक बज़ाहिर लग रहा है कि अब कॉशियस और थोड़ी सी प्रो ग्रोथ के बीच में है, क्योंकि अभी भी जो शाहजेब भाई इंटरेस्ट रेट का फर्क है इन्फ्लेशन से वो 3.5% है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2% रहा है, 200 बेसिस पॉइंट। तो अभी भी सेंट्रल बैंक कॉशियस है, और मुझे लगता है ये स्टांस कॉशियस रहेगा जब तक पाकिस्तान के रिजर्व कोई 20-22 बिलियन डॉलर नहीं हो जाते। अगर 20-22 बिलियन डॉलर हो जाते हैं तो फिर जाके हो सकता है मजीद कटौती हो जाए, या 10% हो जाए, या उससे भी कम हो जाए। तो मेरे ख्याल में कोई बुरा फैसला नहीं है। इंपोर्ट के बढ़ते हुए ट्रेंड को देखते हुए भी अगर सेंट्रल बैंक ने ये किया है तो मेरे ख्याल में वो कॉन्फिडेंट होगा कि उसके रिजर्व की पोजीशन बरकरार रहेगी। और वो उसका कॉन्फिडेंस इसलिए भी आया है कि ग्लोबली तेल की और दूसरी कमोडिटीज की कीमतें तेजी से कम आ रही है, तो ये रिस्क भी नहीं है कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 7% से ऊपर हो। मतलब स्टेट बैंक खुद जून 2026 में 17.8 अरब डॉलर्स का जो रिजर्व है वो टारगेट कर रहा है। ये जो 20-22 अरब डॉलर का अमाउंट है, आपको लगता है ये पॉसिबल है? क्योंकि ज़ाहिर माजी में जो रिजर्व बिल्डअप हुआ, हालांकि हमने डेट रीपेमेंट की, वो मार्केट से बाय करके हुआ। अब जो इंपोर्ट्स का नंबर है और जो इनफ्लोज का हाल है, उसके बाद आपको लगता है कि 20-22 अरब डॉलर जो कि एक बड़ा ही कंफर्टेबल नंबर हो सकता है पाकिस्तान के लिए, उस तरफ जा सकते हैं? मुझे लगता है ये 12 महीने में 20 बिलियन डॉलर पाकिस्तान अचीव कर सकता है। उसमें होगा ये कि अगला जो रिव्यू होगा IMF का और अगला बजट होगा, उसके बाद हो सकता है कि पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो जाए और पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से पैसा नहीं मिल रहा वो मिलना शुरू हो जाए। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का अलमिया ये नहीं है कि पाकिस्तान का डॉलर डेट बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान का अलमिया ये है कि शॉर्ट टर्म डेट बहुत ज़्यादा है। तो अगर हुकूमत ने इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से 2-3 बिलियन डॉलर रेस कर लिया, तो जो 20 बिलियन का जो मैं कह रहा हूँ कि 20 बिलियन पे हम मजीद कंफर्टेबल हो जाएंगे रेट कट के लिए, तो वो कोई अजीब सी बात नहीं लगती है। तो मेरा ख्याल में रेट कट मजीद आ सकते हैं अगर हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की पोजीशन मजबूत होती रही तो। मगर एक्सपोर्ट्स में कोई बेहतरी नजर आती है? खुद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने भी कमेंट्री की है कि इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, मजबूत है रेमिटेंसेस, मगर एक्सपोर्ट्स प्रेशर में है। फूड ज़ाहिर एक्सपोर्ट्स की बात की उन्होंने, राइस के उसमें डिक्लाइन आया, मगर ओवरऑल आपको लगता है कि एक्सपोर्ट से कोई सपोर्ट मिले? क्योंकि एक्सपोर्टर्स तो हैं वो आए दिन ये कह रहे हैं कि जी हालात अच्छे नहीं हमारे। देखिए, एक्सपोर्ट्स में जो 3 चैलेंजेस थे, एक इंटरेस्ट रेट का हाई होना था जो सेंट्रल बैंक ने कुछ सिग्नल दिया है कि वो कम करने के लिए तैयार है। दूसरा एनर्जी प्राइसेस है, जिसके लिए हम सुन रहे हैं कि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है जिसमें एनर्जी प्राइसेस भी कम होंगी। फिर RLNG की जो डेफरमेंट है उससे भी सेविंग होगी। और तीसरा शायद कुछ उम्मीद पैदा हो अगले बजट में, जब IMF के 3 रिव्यूज हो जाएंगे तो हो सकता है कुछ टैक्सेशन में भी रैशनलाइजेशन हो। तो इन 3 चीजें अगर ये हो जाती हैं अगले 6 माह में, तो हमें कुछ उम्मीद लग रही है कि जो गुड्स एक्सपोर्ट्स हैं जो ज्यादा मुतासिर हैं, सर्विस एक्सपोर्ट तो अच्छी जा रही हैं, वहां पे कुछ बेहतरी नजर आए 6 माह के बाद, अगर ये 3 चीजें हुकूमत एड्रेस कर ले। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सर, आपकी गुफ्तगू आपने स्वयं में ब्रेक शामिल करते हैं। आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं ब्रेक के बाद। मुल्क की अदालती तारीख में एक अरसे बाद आज दोबारा एक हाजिर सर्विस जज को अपनी ही अदालत में बतौर फरीक पेश होना पड़ा है। ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की मुबैना इनवैलिड डिग्री से मुताल्लिक है। आज जब इस केस की समाअत हुई तो खुद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए, जिसमें चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान शामिल हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ना सिर्फ ये कहा कि कुरान पर हल्फ उठाकर कहता हूँ कि मेरी डिग्री असली है, बल्कि उन्होंने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के बेंच में बैठने पर भी एतराज़ उठा दिया, मगर चीफ जस्टिस ने यह एतराज़ भी मुस्तरद कर दिया और साथ ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की केस की तैयारी के लिए वक्त देने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी और समाअत 18 दिसंबर यानी जुमेरात तक मुलतवी करते हुए कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड तलब कर लिया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उवैस यूसुफजई के मुताबिक आज की समाअत में इस्लामाबाद बार काउंसिल के अरकान राजा अलीम अब्बासी, जफर खोकर और दीगर अदालत के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस ने वकला को बैठने की हिदायत करते हुए कहा कि वकला बैठ जाएं। जहांगीरी साहब अब वकला के नहीं मेरे कुलीग हैं, मुअज़्ज़ज़ जज साहब आए हुए हैं, मुझे सिर्फ जहांगीरी साहब को सुनना है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे जुमेरात को नोटिस मिला है,
34 साल पुराना केस है। मुझे पटिशन की कॉपी के लिए वक्त दे दें। साथ ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के बेंच में बैठने पर भी एतराज उठा दिया और कहा कि आप भी जज हैं, मैं भी जज हूं। मैंने आपके ट्रांसफर और सीनियरिटी के खिलाफ पटिशन फाइल की है। ये मफादात का टकराव है, आप इस केस में मेरे खिलाफ नहीं बैठ सकते। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मजीद कहा कि आपने मुझे अदालती काम से भी रोक दिया। पाकिस्तान और भारत बल्कि दुनिया की अदालती तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई जज दूसरे जज को काम से रोक दे। मुझे एतराज़ वाले केस में काम से रोक दिया गया। इस तरह तो किसी पटवारी या चपड़ासी को भी काम से नहीं रोका जाता। मेरा यह एतराज़ है कि मैं आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार हूँ, आप मेरे खिलाफ केस नहीं सुन सकते। इस पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि इसका कोई मसला नहीं है, आप उस केस में डायरेक्ट मुतासरा फरीक भी नहीं है, आपको वैसे ही इंसाफ मिलेगा जैसे किसी और को मिलता है। दौरान समाज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने यह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया कि को वारंटों की रिट कभी भी डिवीज़न बेंच नहीं सुनता, सिंगल बेंच सुनता है। आपने डिवीज़न बेंच में समात रखकर फैसले के खिलाफ मेरा इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का हक भी ख़त्म कर दिया है। कत्ल केस में भी 7 दिन बाद फर्द जुर्म आयद होती है, आपने मुझे सिर्फ 3 दिन का नोटिस दिया। आपको वारंटों की रिट में ऐसा ना करें। अगर ये अदालती नज़ीर कायम करेंगे तो तबाहकुन असरात होंगे। जैसे तारिक जहांगीरी ने मजीद कहा कि मैं कुरान पर हाथ रखकर अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मेरी डिग्री असली है। यूनिवर्सिटी ने यह कभी नहीं कहा कि डिग्री जाली है और उन्होंने इशू नहीं की थी। डिग्री मनसूखी का फैसला सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया हुआ है, जिसके बाद मेरी डिग्री बहाल है। इसके बाद अदालत ने केस की मज़ीद समात 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी और रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी को अगली समात में रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म दे दिया। साथ ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को पटिशन की कॉपी और तमाम मुतल्लिका दस्तावेज़ात फराहम करने की हिदायत कर दी। ताहम जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि मुझे आपके बेंच पर एतमाद नहीं है, अगर केस सुनना है तो किसी और बेंच को भिजवा दें, मुझे कुछ मोहलत भी दी जाए। 3 दिन का वक्त बहुत कम है क्योंकि मैंने पटिशन का जायज़ा लेना है और वकील मुकर्रर करना है। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने समात 18 दिसंबर को ही मुकर्रर कर दी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।